हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिस्टम प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के नंबर 10 यूनिट के लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है कांडू रिएक्टर। जीटीयू के अंदर ये सवाल 4 मार्क्स या 7 मार्क्स के लिए मैक्सिमम पूछा जाता है। लेकिन इसके पहले कल मैंने आप लोगों को पीडब्ल्यूआर के बारे में पढ़ाया था, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। जिस तरह से पीडब्ल्यूआर होता है उसी तरह से होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको पीडब्ल्यूआर के बारे में बताऊंगा और उसके बाद में हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कांडू रिएक्टर की तरफ चलेंगे। तो मैं आपको पहले बीडब्ल्यूआर समझा दूँ। बीडब्ल्यूआर बेसिकली क्या है? बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, तो जिसके अंदर एनरिच्ड यूरेनियम यूरेनियम का हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। और जस्ट लाइक पीडब्ल्यूआर हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट, मॉडरेटर एंड रिफ्लेक्टर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखने जैसी है कि जब आप लोगों ने पीडब्ल्यूआर देखा था तो यहाँ पर हम लोग दो सर्किट फॉलो करते थे, प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट। और सेकेंडरी सर्किट से हम लोग स्टीम का यूटिलाइजेशन करते थे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के अंदर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग रिएक्टर के अंदर ही स्टीम का प्रोडक्शन करेंगे एंड वी विल यूज दैट स्टीम टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द टर्बाइन। एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, ये है आप लोगों का रिएक्टर, यहाँ पर है आपका रिएक्टर कॉर। और यहाँ पर से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसके सराउंडिंग में हम लोग सर्कुलेट करेंगे वाटर को, जिसको एनर्जी मिलेगी एंड दैट वाटर विल कन्वर्ट इनटू द सुपरहीटेड स्टीम। एंड दैट सुपरहीटेड स्टीम विल पास टू द टर्बाइन वेयर इट विल स्ट्राइक विद द टर्बाइन ब्लेड. Your turbine blade will rotate, and with the help of the rotation of the turbine blade, your shaft will be rotated, and the generator shaft will be rotated with the help of the turbine shaft, and the electricity will be produced. After that, whatever the steam is into the turbine, that will pass to the condenser, where in condenser cooling water will be circulated continuously, as you can see from the diagram. Because of this cooling water, the heat will be exchanged between the cooling water and the high pressurized steam, high temperature steam, and that steam will lose the heat energy and will convert into the water, which is known as the condensate. And that condensate or condensed water or condensed steam will go again into the reactor core with the help of the feed water pump. Or else you can say that if you require more amount of fresh water charge, you can also get that from this pump with the help of this pump into the reactor core. Because when you are converting your water into the steam, there is a chance that the mass of the flow, mass flow, or the mass of the water will be decreased into the reactor water mass. Okay, so you must need a fresh water charge again to produce maximum amount of steam into the reactor core. That's why we require a feed water pump which will absorb the water from the condenser even also and pass through the reactor. Even if you want a fresh water from the source, you can also pump it from the source, and you can get your water into the fresh water into the reactor. So ये था वर्किंग आपके बॉइलिंग वाटर रिएक्टर का। सवाल पूछा नहीं जाता है, बट नॉलेज के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि पीडब्ल्यूआर की तरह बीडब्ल्यूआर कैसे काम करता है, क्या क्या एडवांटेजेस है इसके। प्रेशर इनसाइड द रिएक्टर वेसल इज लेस देन पीडब्ल्यूआर। पीडब्ल्यूआर से लेस प्रेशर होगा। क्यों? वाटर इज अलाउड टू बॉयल इनसाइड द रिएक्टर, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, वाटर को रिएक्टर के अंदर ही बॉयल करने के लिए परमिशन दे दी है। इसकी वजह से क्या होगा कि पीडब्ल्यूआर से यहाँ पर जो रिएक्टर वेसल होगा वो काफ़ी लोअर, मतलब कि लाइटर होगा वेट में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि प्रेशर वेसल आप लोगों का रिड्यूस हो गया। तो प्रेशर वेसल की वैल्यू, मतलब कि उसकी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी, और प्रेशर वेसल की वजह से जो आपका सिस्टम बल्कि बनता है वो भी आपका कम हो जाएगा। इट एलिमिनेट्स द यूज ऑफ हीट एक्सचेंजर, प्रेशराइजर, सर्कुलेटिंग पंप एंड पाइपिंग। हम हीट एक्सचेंजर का यूज़ नहीं कर रहे, प्रेशराइजर का यूज़ नहीं कर रहे, सर्कुलेटिंग पंप का यूज़ नहीं कर रहे, पाइपिंग का यूज़ नहीं कर रहे, तो इतने सारे कंपोनेंट्स नहीं है, तो इसकी वजह से भी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। और दूसरी चीज़, तो आप लोगों का मेंटेनेंस भी कम हो जाएगा। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ दिस रिएक्टर प्लांट इज 30% इज कंसिडरेबली हायर देन द पीडब्ल्यूआर। थर्मल एफिशिएंसी यहाँ पर हम लोगों को पीडब्ल्यूआर के कंपेयर में 30% मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। मेटल टेम्परेचर रिमेंस लो फॉर गिवन आउटपुट कंडीशन। मेटल टेम्परेचर आप लोगों को लो मिलेगा, जो कि आउटपुट कंडीशन से हम लोगों को आउटपुट कंडीशन के रिक्वायरमेंट में सही होता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? द स्टीम लिविंग द रिएक्टर इज स्लाइटली रेडियो एक्टिव, क्योंकि आप लोगों की जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है आप लोगों के रिएक्टर कोर के साथ में, तो 100% चांसेस है कि जो भी रेडियो एक्टिव रेस रिलीज हो रहा है आपकी फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, डेफिनेटली वो रेडियो एक्टिव रेस आपकी स्टीम के अंदर होंगे।
तो सील्डिंग जो होगा टरबाइन और पाइपिंग का वो आप लोगों को डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, ताकि रेडियो एक्टिव रेज आप लोगों की टरबाइन के अंदर ना जा पाए। इट कैन नॉट मीट द सडन चेंजेस इन लोड ऑन द प्लांट। पीडब्ल्यूआर के अंदर क्या था, हम लोग सडन चेंज कर सकते थे, लोड वेरी कर सकते थे, लेकिन बीडब्ल्यूआर के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। द पावर डेंसिटी ऑफ दिस रिएक्टर इज नियरली 50% ऑफ पीडब्ल्यूआर। पीडब्ल्यूआर से अगर देखा जाए तो पावर डेंसिटी जो है वो 50% है, हाफ है। तो द साइज ऑफ द वेसल विल बी कंसिडरेबली लार्ज। तो क्या करेंगे कि जो वेसल की साइज होगी दैट वी हैव टू इंक्रीज विद कंपेयर टू द पीडब्ल्यूआर। इट रिक्वायर्स एनरिच्ड यूरेनियम एज फ्यूल। यहाँ पर भी आप लोगों को एनरिच्ड यूरेनियम का यूज़ करना पड़ेगा एज अ फ्यूल। नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंडू रिएक्टर। कंडू रिएक्टर का फुल फॉर्म होता है कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम। अभी इस ये रिएक्टर के अंदर हम लोग एज अ फ्यूल क्या यूज़ करते हैं, तो एज अ फ्यूल हम लोग यूज़ करेंगे नेचुरल यूरेनियम। ठीक है, एज अ फ्यूल यू विल यूज़ नेचुरल यूरेनियम इनटू द रिएक्टर। मॉडरेटर and coolant, as a moderator and coolant will be used D2O, deuterium oxide। क्योंकि ये वन टाइप ऑफ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, तो ड्यूटेरियम का ही आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा मॉडरेटर और कूलेंट के तौर पर। ठीक है, अभी ये रिएक्टर आप लोग कौन से नेशंस के लिए, कौन से देश के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो ऐसे देश के लिए काफ़ी हेल्पफुल है कि जो एनरिच यूरेनियम को बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि एनरिच यूरेनियम जो है वो बहुत ही कॉस्टली है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप लोगों के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में कांडू रिएक्टर सबसे हेल्पफुल हो सकता है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, सबसे पहले लेआउट समझा देता हूँ कि कांडू रिएक्टर किस तरह से होता है। एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, ये है बायोलॉजिकल सेल जहाँ पर भी मैं रोल आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ये है हमारा बायोलॉजिकल सेल। दिस वन एंड दिस वन आर योर हीट एक्सचेंजर्स। ये है आपकी रिएक्टर कोर के जहाँ पर आपकी फ्यूजन प्रोसेस होगी। ठीक है, हीट एक्सचेंजर के अंदर ये कोर में से हम लोग हीट ट्रांसफ़र करेंगे। दिस आर द सर्कुलेटिंग पंप, जो कि आपकी स्टीम को या एनर्जी को सर्कुलेट करने के लिए काम आएगा। इनटू द कोर ये जो दो ट्यूब्स आप लोगों को दिख रही है, दिस आर द प्रेशराइज्ड फ्यूल ट्यूब्स, ताकि प्रेशर को मेंटेन करके रख सके। नेक्स्ट, दिस बोथ आर द स्टीम कलेक्टर, तो यहाँ पर आप हाई प्रेशराइज स्टीम को कलेक्ट करोगे। your steam will pass through both turbine. One is high pressure turbine and second one is low pressure turbine. After that you have condenser where you will condense your high pressurized steam, and you have feed water। अभी फीड वाटर आप लोगों को दो तरीके से दिख रहा होगा। फीड वाटर का एक पोर्शन जाएगा हीट एक्सचेंजर 1 में, और फीड वाटर का थोड़ा सा दूसरा पोर्शन जाएगा हीट एक्सचेंजर 2 के अंदर, एज यू कैन सी। क्लियर, सॉरी, एज यू कैन सी। ठीक है, तो ये था आपका लेआउट। अभी मैं आप लोगों को वर्किंग बताऊँ उसके पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है इसीलिए। इन दिस रिएक्टर द फ्यूल इज़ नॉर्मल यूरेनियम ऑक्साइड एज स्मॉल सिलेंडर पैलेट्स। हमारे पास में फ्यूल के जो होंगे पैलेट्स होंगे वो काफ़ी स्मॉल सिलेंडर टाइप के होंगे, और ये दिस पैलेट्स आर पैक्ड इन ए करोजन रेजिस्टेंस। एक ऐसे मटेरियल के अंदर हम लोग इसको स्टोर करके रखेंगे कि जहाँ पर करोजन इफेक्ट आने के चांसेस ना हो। तो वो पैलेट्स किस तरह से होते हैं, किसके बने होते हैं, तो जिरकोनियम एलॉय ट्यूब के होते हैं, जिसकी साइज़ होती है 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.3 सेंटीमीटर डायामीटर, जो वन टाइप ऑफ फ्यूल रॉड बन के आता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि फिल्म वगैरह के अंदर जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की बात आती है, तो एक आप लोगों को छोटा सा सिलेंड्रिकल ट्यूब के जैसा कुछ प्रोडक्ट दिखाते हैं, दैट इज़ द न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, कि जिसके बेस पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए उसका फ्यूजन रिएक्शन कर सकते हैं। तो वो बेस्ट एग्जांपल है। तो इतने हायर अमाउंट में आप लोगों को फ्यूल रॉड की डिफाइन करनी पड़ती है, मतलब कि उसको बिल्टअप करना पड़ता है। 1.3 सेंटीमीटर डायमीटर, इट्स वेरी थिक, एंड 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब काफ़ी छोटा। रॉड काफ़ी छोटा होगा लेंथ में, लेकिन डायमीटर उसका काफ़ी बड़ा है। रिलेटिवली शॉर्ट रॉड्स आर कंबाइंड इन ए बंडल ऑफ 37 रॉड्स। 37 रॉड्स का बंडल होता है एक बंडल, ऐसे 12 बंडल्स हम लोगों को हमारे प्रेशर ट्यूब के अंदर रखने हैं। तो टोटल मास जो होगा आपके कोर के अंदर, दैट विल बी अराउंड 97,000 किलोग्राम। मतलब कि ये जो कोर आप लोगों को दिख रहा है, इस कोर के अंदर 97,000 किलोग्राम के जितना फ्यूल एक साथ में आप लोगों को रखना है। क्लियर, ठीक है, 97,000 इज अ बिग अमाउंट। ठीक है, अभी कांडू रिएक्टर क्या है, ये अनयूजुअल है इन दैट रिफ्यूलिंग इज कंडक्टेड व्हाइल द रिएक्टर इज ऑपरेटिंग। जब रिएक्टर चालू कंडीशन पर है
तब इसको वापस अगर रीफ्यूल करना है तो ये इम्पॉसिबल होता है कांडू रिएक्टर के अंदर। मतलब अगर आप लोगों को कांडू रिएक्टर को रीफ्यूलिंग करना है, फिर से उसके अंदर नया फ्रेश फ्यूल डालना है, तो कांडू रिएक्टर को बंद करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। The coolant heavy water is passed through the fuel pressure tube and heat exchanger. The heavy water is circulated in the primary circuit in the same way as with PWR, and the steam is raised in the secondary circuit, transferring the heat in the heat exchanger to the ordinary water. बिल्कुल PWR की तरह काम करेगा। जो आपका हैवी वाटर है, जो कूलेंट है, वो प्राइमरी सर्किट के अंदर रन होगा, हीट कैरी करेगा, एंड दैट हीट विल बी ट्रांसफर टू द ऑर्डिनरी वाटर विच विल बी रन इनटू द सेकेंडरी सर्किट ऑफ योर कांडो रिएक्टर, जहाँ पर वो हीट गेन करेगा और वाटर का इसमें से हाई प्रेशराइज हाई टेम्परेचर स्टीम में कन्वर्जन होगा, एंड दैट स्टीम विल बी यूज्ड इनटू द टर्बाइन टू जनरेट अ पावर। कंट्रोल रोड्स हम लोगों को रखने हमारे रिएक्टर के अंदर, क्यों? ताकि हम लोग कंट्रोल रोड से हमारे कंट्रोल रोड का यूज़ करके हम हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर की प्रोसेस को कंट्रोल में कर सके। द कंट्रोल ऑफ द रिएक्टर इज अचीव बाय वेरिंग द मॉडरेटर लेवल। मॉडरेटर लेवल को चेंज करने पर भी आप रिएक्टर की प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो। दैट्स वाई कंट्रोल रोड्स आर नॉट रिक्वायर्ड। आई एम सॉरी मैंने कंट्रोल रोड बोल दिया। मॉडरेटर्स के यूज़ की वजह, मॉडरेटर्स का यूज़ करके भी आप कंडो रिएक्टर के अंदर अपनी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो। दैट्स वाई कंट्रोल रोड्स आर नॉट रिक्वायर्ड। कैडमियम रोड्स आर यूज टू स्टार्ट एंड शट डाउन द रिएक्टर। रिएक्टर स्टार्ट करना हो या सेट ऑफ करना हो तो आप कैडमियम रॉड्स का यूज़ कर सकते हो। मैं आप लोगों को बेसिक वर्किंग बता दूं क्या होगा। कोर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी से सॉरी कोर के अंदर जो भी फिजन रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो वो एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद हम लोग हीट एक्सचेंजर के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। अभी आप देख सकते हो आपके डायग्राम में कि यहाँ से फीड वाटर आपके हीट एक्सचेंजर 1 और हीट एक्सचेंजर 2 दोनों में जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा, तो वो हीट ट्रांसफ़र करेगा आपके इस फीड वाटर को। यहाँ पर आपको हैवी वाटर होता है, ये जो हैवी वाटर होगा वो एनर्जी गेन करेगा, एंड दैट विल गो टू द and it will convert into the steam, and that steam will be collected into the steam collector। ये स्टीम आगे की तरफ जाएगी, जो कि आपके टरबाइन के अंदर हम लोग पास आउट करेंगे, ठीक है। टरबाइन के अंदर पास आउट करेंगे तो इट विल गो फर्स्ट गो इनटू द हाई प्रेशर टरबाइन एंड देन इट विल गो टू द लो प्रेशर टरबाइन, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में इसीलिए ले जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर की वैल्यू काफ़ी हैवी होगी, तो प्रेशर रिड्यूस करना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने पहले बोला था रिएक्टर के अंदर हम लोगों को अप टू 200 बार तक का प्रेशर मिल सकता है। अगर इतना हैवी प्रेशर आपको मिल रहा है तो इतना हैवी प्रेशर पर टरबाइन की ब्लेड को रन करना काफ़ी मुश्किल है, डिफिकल्ट है। दैट्स वाई यू हैव टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द you have to reduce the pressure of the steam। that's why we will use low pressure turbine, ठीक है। लो प्रेशर टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद जो भी स्टीम होगी वो कंडेंसर में जाएगी। इट विल गेट कूल्ड विद द हेल्प ऑफ द कूलिंग वाटर, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द वाटर, जो कि ऑर्डिनरी वाटर है। और वो ऑर्डिनरी वाटर फिर से फीड वाटर के थ्रू हम लोग सेकेंडरी सर्किट के थ्रू फिर से हम हीट एक्सचेंजर में भेजेंगे। अभी हीट एक्सचेंजर की जो सर्किट है जहाँ पर मैं रोल आउट कर रहा हूँ, यहाँ पर कंटिन्यूसली हैवी वाटर आप लोगों का घूमता होगा। प्रेशराइज्ड फ्यूल ट्यूब है, ये है आप लोगों की हैवी वाटर सर्किट, ठीक है। मैं साइन दिखा रहा हूँ, फिंगर साइन से दिखा रहा हूँ। ये जो सर्किट है आप लोगों की ये हैवी वाटर सर्किट है, ठीक है। ये सर्किट आपके कोर के प्रेशराइज्ड फ्यूल ट्यूब और आपके हीट एक्सचेंजर में से पास हो रही है। मतलब जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो हीट एक्सचेंजर में है और आपकी प्रेशराइज्ड फ्यूल ट्यूब्स के अंदर है, और यही हीट ट्रांसफर होगी सबसे पहले आपके हैवी वाटर को। और ये हैवी वाटर जो कि कंटिन्यूसली हीट एक्सचेंजर में घूम रहा है, जिसके सराउंडिंग में आप फीड वाटर को भेज रहे हो, फिर यहाँ से वो हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा आपके ऑर्डिनरी वाटर को, और फिर वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम कलेक्ट होगी एक स्टीम कलेक्टर में, जो भी सुपर हीटेड स्टीम होगी वो स्टीम जाएगी आपके टरबाइन में, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके कंडेंसर में, एंड योर सर्किट विल रन, ठीक है। तो इस तरह से वर्किंग होगा। अभी एडवांटेजेस देख लेते हैं। फ्यूल एनरिचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर नेचुरल यूरेनियम आपके पास में नहीं है तो एनरिच्ड फ्यूल अगर आपके पास में नहीं है तो चलेगा, यहाँ पर आप ऑर्डिनरी यूरेनियम का यूज़ कर सकते हो। रिएक्टर वेसल में बी बिल्ट to withstand low pressure compared with PWR and BWR। रिएक्टर वेसल अगर लो प्रेशर के साथ में बनाया जाए तो बिल्ड किया जाए तो वो डेफिनेटली विथस्टैंड करेगा, जैसे कि PWR BWR के अंदर होता है वैसे। ओनली द फ्यूल ट्यूब्स आर डिजाइन टू विथस्टैंड हाई प्रेशर। हम लोगों को खाली फ्यूल ट्यूब्स ऐसी बनानी पड़ती है जो कि हाई प्रेशर को बियर करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, इसलिए कॉस्ट ऑफ द वेसल इज लेस। इसीलिए वेसल बनाने के लिए जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है। Heavy water is used as moderator, which is higher multiplication factor and low fuel consumption।
मॉडरेटर यहाँ पर हम लोग हैवी वाटर का यूज़ करें, इसकी वजह से क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो होगा वो काफ़ी हाई होगा और लो फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल का कंजम्पशन यहाँ पर आप लोगों के लिए डिक्रीज हो जाएगा। लेस टाइम इज नीडेड टू कंस्ट्रक्ट द रिएक्टर, रिएक्टर को बिल्डअप करने के लिए हम लोगों को काफ़ी कम टाइम लगता है, बहुत इजीली इसको डेवलप कर सकते हो आप। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहला हैवी वाटर आप लोग एज अ मॉडरेटर और कूलेंट यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर हैवी वाटर की जो कॉस्टिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इट रिक्वायर्स हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर एंड मेंटेनेंस। यहाँ पर आप लोगों को डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चाहिए और मेंटेनेंस के लिए काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। पावर डेंसिटी इज कंसिडरेबली लो कंपेयर विद पी एंड बी। यहाँ पर पावर डेंसिटी जो होगी वो काफ़ी लो होगी पी और बी के कंपेयर में। तो इसकी वजह से क्या होगा कि रिएक्टर की साइज़ जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है लीकेज इज अ मेजर प्रॉब्लम्स एज देयर आर टू मैकेनिकली सील क्लोजर्स फॉर फ्यूल चैनल। यहाँ पर आपके फ्यूल चैनल पर दो, 1 और 2, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दो सीलिंग देने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो लीकेज टेंडेंसी के चांसेस मैक्सिमम है। तो ये था कांडू रिएक्टर जो कि जीटीयू के अंदर 110% 7 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।